Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of linear algebra from NBHM 2019 क्वेश्चन पेपर. NBHM क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एक टाइप से फिक्स रहता है जिसमें हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, लाइक 4 to 5 क्वेश्चन from abstract algebra, 4 to 5 questions from linear algebra, 4 to 5 questions from real कॉम्प्लेक्स एंड टोपोलॉजी एंड मैनी मोर. इसी टाइप का फिक्स पैटर्न है. सो एनबीएचएम 2019 में लीनियर अलजेब्रा पोर्शन से टोटल 4 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. सो आज के इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इन द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 1.7 है. लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिए, रियल नंबर में डिफाइन है. देन यहाँ से ये आर रैंक में डिफाइन है. रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए. सो वन बाय वन ऑप्शंस डिस्कस तो करेंगे, बट हमारे पास इस मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है. ए बी एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. सो ये रिजल्ट होता है कि रैंक ए की रैंक ए ट्रांसपोज की रैंक ए ट्रांसपोज ए की रैंक और ए ट्रांसपोज की रैंक इक्वल होगी. सो अगर ऑप्शन से देखें देन फर्स्ट स्टेट में इक्वल, यहाँ इक्वलिटी को भी डिनोट करा. लेस देन इक्वल टू का सिंबल इक्वलिटी का साइन है, दैट्स वाई यहाँ से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इक्वलिटी को ही डिनोट करा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. सो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन सी हमें कह रहा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए. सो ये इनइक्वलिटी को डिनोट कर रहे हैं यहाँ ग्रेटर देन, बट ऐसा नहीं होता, ये तो इक्वल्स टू होता है. ऑप्शन ए में तो इक्वल्स टू भी दिया हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. बट यहाँ से ऑप्शन सी में इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ, सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन. सो 1.7 में ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 1.8. Let V be V equals to x y z. 4 टपल्स का एक सेट गिवन है जो R4 से बिलोंग्स कर रहा है, जहाँ साथ ही इसमें कंस्ट्रेंट की कंडीशंस गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड टी इक्वल्स टू 0. राइट डाउन द बेसिस ऑफ वी प्रेप यानी इसके ऑर्थोगोनल सेट का हमें बेसिस निकालना है. सो सबसे पहले v का बेसिस, अगर v का बेसिस निकालें देन वी में 4 टपल्स के सेट का एलिमेंट्स इस टाइप से एक्स वाई जेड टी टाइप से जो R4 में बिलोंग्स के साथ ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं. सो अगर इसके लिए बेसिस लिखेंगे देन सबसे पहले इसकी डायमेंशन अगर निकालने की कोशिश करें गिवन कंस्ट्रेंट से. सो कंस्ट्रेंट हमें गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 गिवन है. सिमिलरली एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0 गिवन. सो अगर इन कंस्ट्रेंट्स की बात करें देन यहाँ से जेड बिलोंग्स, जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो एक्स और वाई पे डिपेंड करे. मतलब अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं देन हम जेड की वैल्यू इस इक्वेशन से सिंपली निकाल सकते हैं. देन जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक्स और वाई पे. सो जेड को हम लिख सकते हैं यहाँ से जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे देन. सो इक्वेशन फर्स्ट से तो जेड की वैल्यू आ गई. सिमिलरली अगर इक्वेशन सेकंड की बात करें, इक्वेशन सेकंड में एक्स प्लस वाई प्लस टी इक्वल्स टू 0 दिया है. देन टी पे डिपेंड कर रहे हैं ये वैल्यू, टी की वैल्यू डिपेंड करिए एक्स और वाई पे. मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, टी की सिंपली निकाल सकते हैं. सो टी की वैल्यू डिपेंड करिए एक्स और वाई पे, इस टाइप से कह सकते हैं. सो यहाँ से टी इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई. सो ये जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड टी टाइप से, सो एक्स वाई जेड को हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और टी को माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं. सो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने, एक्स वाई जेड टी की वैल्यू हमने इस फॉर्म में लिख ली है. फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. सो ये दोनों, ये पूरा टपल्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, दो एलिमेंट्स पे बिलोंग कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. मतलब दो एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने दें पूरे टपल के सेट्स की वैल्यू निकल सकती है सारे एलिमेंट्स की. सो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 0 1 माइनस 1 एंड वाई 0 वाई इंटू 0 1 1 माइनस 1 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. सो अगर इस सेट के लिए, सेट वी के लिए बेसिस निकाले दें, इस एलिमेंट से सिंप्लीफाई हो रहा है कि इसका बेसिस 1 0 1 माइनस 1 एंड 0 1 1 माइनस 1 का स्पेनिंग सेट होगा, क्योंकि यहाँ से हम स्टेप से निकाल सकते हैं. ये एक्स और वाई पे डिपेंड करिए. मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं और वाई की वैल्यू 0 लेते हैं देन ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1 0 1 माइनस 1. सिमिलरली अगर नेक्स्ट फॉर्म के लिए अगर डिपेंडेंसी पर निकालें
देन एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 1 लेंगे, देन यहाँ से 1 0 1 1 -1 आ जाएगा। सो ये वी का स्पेनिंग सेट हमारे पास ये आ जाएगा, ये स्पेनिंग सेट है, दैट्स वाई यहाँ से ये वी का बेसिस हो गया, वी का बेसिस आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सो अगर बेसिस फॉर वी प्रेप निकालें यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसका वी का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस अगर निकालें, देन इसका बेसिस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश टाइप का आएगा जो R4 से बिलोंग्स करेगा। और साथ ही जो परपेंडिकुलर सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट का जो बेसिस होता है उसके एलिमेंट और नॉर्मल सेट के एलिमेंट यानी वी के एलिमेंट और वी प्रेप के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल होंगे। सो उनका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो अगर इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हुए लगाए, देन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश को अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड टी से निकालते हैं, देन वो 0 आएगा। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ये इनका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो यहाँ से एक्स वाई जेड टी के एलिमेंट तो हमें, वी के एलिमेंट तो हमें पता है ये इसका बेसिस है, देन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आएंगे। सो यहाँ से इन दोनों का अगर इसके साथ और तो इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, देन वो 0 आएगा। सो अगर यहाँ से इनर प्रोडक्ट निकालें, देन इस टाइप से आएगा इक्वल्स टू 0। सो अगर इनर प्रोडक्ट निकालें, देन यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, ये एक इक्वेशन है इससे और दूसरी इक्वेशन इससे, दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन बनेगी एक्स डैश, सो हमारे पास यहाँ से ये जो दो इक्वेशन बनी है एक्स डैश प्लस जेड डैश माइनस टी डैश इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बनी है वाई डैश प्लस जेड डैश माइनस टी डैश इक्वल्स टू 0। सो व्हाट दीज आर इम्प्लाइंग, दिस आर इम्प्लाइंग दैट अगर इन दोनों से कंपेयर करते हैं, देन यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में ये सिंप्लीफाई हो रहा है एक्स डैश इक्वल्स टू वाई डैश एंड दूसरी इक्वेशन बन रही है यहाँ से टी डैश इक्वल्स टू बन रहा है हमारे पास टी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। यहाँ से एक तो एक्स डैश इक्वल्स टू वाई डैश है एंड दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, अगर इक्वेशन से देखें ना, टी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस जेड डैश कर सकते हैं या फिर वाई डैश प्लस जेड डैश कर सकते हैं। तो एक्स और वाई तो हमारे पास इक्वल आए हैं डैश में, तो यहाँ से टी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस जेड डैश आ गया। सो अगर इसके बेसिस निकाले, बेसिस यानी ये स्पेनिंग सेट होगा किसका, एक्स डैश, वाई डैश की जगह पे एक्स डैश पुट कर देना है और जेड डैश की जगह जेड डैश और टी डैश की जगह पुट कर देना एक्स डैश प्लस जेड डैश। तो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से इसका स्पेनिंग सेट आ गया एक्स डैश जेड डैश एंड एक्स डैश प्लस जेड डैश के टपल्स। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग अगर बेसिस, अगर आंसर से कंपेयर करें, देन आंसर इस टाइप का होगा। सो अगर इससे हम बेसिस डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इससे बेसिस कोई भी सेट आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है 1 1 0 1 और इसके लिए दूसरा आ जाएगा 0 0 1 1, इस टाइप का भी लिख सकते हैं। और दूसरा सेट अगर आंसर से कंपेयर करें, आंसर की में हमें ये सेट दिया, सो ये भी इसके बेसिस को सिंप्लीफाई कर रहा है, यहाँ से ये इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे, देन यहाँ से एक्स डैश की जगह 1 पुट किया और जेड डैश की जगह फर्स्ट में 0 लिया और सेकंड में जेड डैश की जगह -1 लिया। सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से ये भी इसका स्पेनिंग सेट आ सकता है। सो यहाँ से आंसर की में हम ये दिया, उसके अलावा हम दूसरे भी कोई भी सेट जो इस टप्पल को सिंप्लीफाई करे स्पेनिंग सेट को, तो वो भी ले सकते हैं। सो यहाँ से इसका आंसर ये आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नंबर इज फ्रॉम 1.9। लेट x0 बिलोंग्स टू R3 with the column vector such that x0 transpose equals to 1 1 1. Let v equals to a belongs to M and R where ax0 equals to 0. Then what is the dimension of v? अगर v की यहाँ से डायमेंशन की बात की सो ये M3R से बिलोंग्स करे 3x3 के मैट्रिक्स के सेट से। सो अगर 3x3 मैट्रिक्स के सेट से बिलोंग्स करे, देन इसकी डायमेंशन M3R की डायमेंशन होती है हमारे पास टोटल 9, M3R की डायमेंशन 9 है। और ये हमारे पास v में जो मैट्रिक्स बिलोंग्स करी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ax0 इक्वल्स टू 0। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स ax0 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, लेटेस्ट टेक मैट्रिक्स 3x3 की हमारे पास मैट्रिक्स होगी इस टाइप से a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a9 a8 a9 टाइप की मैट्रिक्स है, वेक्टर स्पेस में बिलोंग्स करिए। सो अगर ax0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन को फुलफिल करिए, x0 हमारे पास है 1 1 1। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ax0 इक्वल्स टू 0 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, a4 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल्स टू 0 एंड a7 प्लस a8 प्लस a9 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या इम्प्लाई कर रही है, अगर यहाँ से देखें ये तीन हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। सो अगर एक वेरिएबल देखें, एक बाकी दो पे डिपेंडेंट आ जाएगा। अगर a3 की बात करें, देन a3 डिपेंडेंट आएगा a1 और a2 पे, मतलब अगर a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो a3 डिपेंडेंट है a1 और a2 पे। सिमिलरली a6 की अगर बात करें, a6 डिपेंडेंट है a5 और a4 पे। सिमिलरली a9 डिपेंडेंट a7 और a9 पे। सो यहाँ पे टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी आएगी हमारे पास, लीनियर इंडिपेंडेंट आएगी 6 कंडीशन, और ये जो 3 कंडीशन आएगी ये हमारे पास डिपेंडेंट आएगी।
सो डायमेंशन होती है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन। सो यहाँ से 6 इंडिपेंडेंट कंडीशन आई, सो इसकी डायमेंशन 6 आ जाएगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर टोटल डायमेंशन माइनस लीनियरली डिपेंडेंट कंडीशन, तो टोटल डायमेंशन हमारे पास 9 है, इसमें से लीनियरली डिपेंडेंट कंडीशन ये 3 है, -3 विच इज इक्वल टू 6। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास 6 ही डायमेंशन आएंगी। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया 6 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑफ 1.10। लेट ए हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स दी है 2019 and 1। Then which of the following statement are true? First statement कह रहा है A is diagonalizable over R. Second statement कह रहा है there exists a basis of R square R2 consisting of vectors W1, eigenvectors W1 and W2 of the matrix A such that W1 transpose into W2 equals to 0. Second statement कह रहा है, third statement कह रहा है there exists a matrix B belongs to GL2R, general linear group 2x2 matrix over R such that B cube equals to A. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो मैट्रिक्स इज डायगोनाइजेबल ओवर आर। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके लिए ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आता है। देन ये कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर आर हम जानते हैं डायगोनाइजेबल डेफिनेटली होती है। तो इस डायरेक्ट रिजल्ट से हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास डायगोनाइजेबल होगी। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सो वी नो दैट करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होते हैं वो करस्पॉन्डिंगली ऑर्थोगोनल होते हैं। सो देयर एक्सिस्ट अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर कंसिस्टिंग आइगन वेक्टर। ये दो आइगन वेक्टर कंसिस्ट करता है बेसिस ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट W1 ट्रांसपोज W2 इक्वल्स टू 0। सो ये दोनों वेक्टर्स जो आएंगे डिफरेंट आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग, ये दोनों आइगन वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगे। सो अगर ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के लिए अगर इनका इनर प्रोडक्ट निकालें, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 W2 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज दिस वन इम्प्लाई? दिस वन इज इम्प्लाइड W1 ट्रांसपोज इनटू W2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ऑर्थोगोनल की कंडीशन से यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाए। सो ए और बी तो हमारे पास करेक्ट आ गए। नाउ कम टू लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, यहाँ एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 मैट्रिक्स के से सच दैट कि बी क्यूब इक्वल्स टू ए आ जाए। सो जनरल लीनियर ग्रुप ऐसे ग्रुप्स का सेट होता है जो जिनका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो आता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। देन यहाँ से जनरल लीनियर ग्रुप्स के अगर किस सेट से बिलोंग्स की, सो ए हमने लिया है डायगोनाइजेबल आएगी। सो ए अगर डायगोनाइजेबल है देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू 0। डायगोनाइजेबिलिटी कंडीशन से आ जाएगी। सो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए इक्वल्स टू पी इनवर्स पी डी पी इनवर्स। तो यहाँ से ए रेस्ट टू द पावर एन इक्वल्स टू पी डी रेस्ट टू द पावर एन पी आ गया, पी इनवर्स आ गया। सो ए एन हमारे पास ये आई है। सो अगर इसी टाइप की हमारे पास ए डायगोनाइजेबल है, देन एक मैट्रिक्स अगर बी एज्यूम करें, बी इस टाइप की एक मैट्रिक्स है जिसके बी इक्वल्स टू पी डी रेस्ट टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू पी इनवर्स है। सो यहाँ से अगर यहाँ से जैसे ए के लिए हमने ए एन निकाला था, वैसे ही अगर बी भी डायगोनाइजेबल हो देन बी के लिए हम बी क्यूब निकाल सकते हैं। देन बी क्यूब इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स। सो यहाँ से अगर देखें देन दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू। सो यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के सिमिलर आई है। सो ये क्या इम्प्लाई करता है? बी क्यूब इक्वल्स टू ए। सो यहाँ से हमारे पास हम कह सकते हैं अगर तो यहाँ से एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए बी क्यूब इक्वल्स टू ए आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट आ गया। डायगोनाइजेबिलिटी कंडीशन को इम्प्लाई करते हुए हमने ये निकाल लिया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया ए बी एंड सी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सो आज की इस वीडियो में हमने NBHM 2019 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।